हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। मैं हूं आपकी होस्ट मयूरा और आज हमारे साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। इनका नाम वैशाली उपाध्याय है। एंड ये नॉट ओनली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है बट ये टू अडोरेबल बेबीज की मॉमी भी है। एंड आज हम इनके साथ बात करेंगे इनकी मदरहुड जर्नी के बारे में। इनका इंस्टाग्राम आईडी वैशाली अंडरस्कोर 0111 है। सो आप डेफिनेटली जाके इनके अकाउंट को चेक कीजिएगा। सो वेलकम वैशाली जी आज के एपिसोड में। थैंक यू मयूरा। यस, और तो या ऑसम टू सी यू। एंड एक्चुअली हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये टॉपिक है आईवीएफ का। सो जैसे आप सब जानते हैं, आईवीएफ एक असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्पर्म और एग को बाहर फर्टिलाइज करके फिर फर्टिलाइज यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट। या एंड वैशाली जी आज हमें इस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं बताना चाहती हूँ सारे लिसनर्स को कि आईवीएफ इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर कपल्स जो कंसीव करना चाहते हैं। एंड डब्ल्यूएचओ के एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी रेट इंडिया में अराउंड 15% है, जो बहुत ही हाई है। एंड इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल या जो भी है, बट आईवीएफ एक मौका देता है ऐसे कपल्स को कंसीव करने के लिए। सो वैशाली जी, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आपके टू अडोरेबल बेबीज के लिए। एंड आप हमें थैंक यू मयूरा। आईवीएफ के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ माय इंट्रोडक्शन। जैसे कि मयूरा ने बताया है कि या आई एम ए कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, उसके साथ साथ मैं एक मदर भी हूँ। तो मेरी ये मदरहुड जर्नी बहुत इजी नहीं रही है, प्री वाली। तो ऐसा था कि मैं बाय प्रोफेशन सीएस हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। अब मेरी मैरिज हुई थी अर्ली एज में 22। एंड देन मेरी पढ़ाई स्टडीज कंटिन्यू थे। इस टाइम फाइनल्स मेरा बाकी था सीएस का। तो मैंने मदरहुड के बारे में सोचा नहीं था, बिकॉज यंग एज थी, पढ़ाई बाकी थी। तो फोकस था कि अभी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। तो जब स्टडीज हो गई, शादी के 3 साल बाद कंप्लीट, तो फिर सोचा कि चलो अब सही टाइम है, एज वाइज भी। और अभी हाँ, अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ गई, जॉब वगैरह भी स्टार्ट हो गई, तो चलो अभी फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग जब स्टार्ट किया आफ्टर मैरिज, तो 1 साल गया। सोचा कि चलो ठीक है, इट टेक्स टाइम, तो 1 साल जाने दिया। देन सेकेंड ईयर भी गया, कोई सक्सेस ही नहीं हो रहा है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं बट फिर फेलियर, फिर फेलियर। थोड़े से अपसेट हुए। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चालू कर दिया कि व्हाट्स द इशू, हम लोग को क्यों कंसीव नहीं हो पा रहा है। फिर हमारे सारे चेकअप्स वगैरह हुए, मी माय हस्बैंड बोथ। हम लोग एकदम नॉर्मल थे, हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल, परफेक्ट। डॉक्टर बोलते थे कि इट्स द रीजन में बी स्ट्रेस। तो या हमने सोचा चलो ठीक है, वर्कलोड होता है, ऑफिस होता है, घर होता है, सबको मैनेज करना, मे बी वो उस टाइप का स्ट्रेस होगा। स्टिल हमने 1 साल और जाने दिया विथ असिस्टेड मेडिकेशंस वगैरह कि चलो शायद हार्मोनल इश्यूज है, कुछ है तो चेंजेस होगा, हो सकता है अब कंसीव हो जाए। तो ऐसे करके हमारे जब से ट्राई किया उससे 3 साल हमारे सिर्फ ट्राइंग में निकल गए और कंसीव नहीं किया। तो वो ना, वो बहुत ही ज्यादा शादी के 5-6 साल हो जाते तो आपको पता ही है कि हर कोई आपको बोलने लग जाता है कि अरे क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। तो वो थोड़ा सा एक उस चीज से और ज्यादा स्ट्रेस हम लोग के अंदर हो जाता। फिर हमने ऐसे करके बहुत मल्टीपल गायनेकोलॉजिस्ट चेंज किए कि क्या इशू है, कोई तो रीजन निकले। देन फाइनली सभी अच्छे डॉक्टर्स ने यही बोल दिया था कि ये ना अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का केस है। एंड दैट्स बोले आप टेंशन मत लो, दैट्स वेरी नॉर्मल दीज डेज। कि आप लोग, पहले का टाइम अलग था जब हाउस फीमेल्स जो होती थी वो सिर्फ घर का काम संभालती थी। अब आजकल आपके पास इतने मल्टीपल टास्क होते हैं, आप घर भी देख रहे हो, बाहर का देख रहे हो, सब कुछ इतना मैनेज कर रहे हो, तो स्ट्रेस होना दैट इज वेरी नॉर्मल। इसीलिए इस चीज के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। फिर अभी आईवीएफ पे सीधे पहुंचना, वो नहीं, डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते। डॉक्टर बोलते हैं कि पहले आप, उसके पहले एक स्टेप होती है आईयूआई। आईयूआई अगर आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो, इट्स सिंपल प्रोसीजर जहाँ पे आपको आपके अंदर सीधे जो स्पर्म्स होते हैं वो डॉक्टर्स लाइक दे इन लाइक ट्रांसफर इन द यूट्रस, तो उससे कंसीव होने के चांसेस भी होते हैं। बट इट्स लाइक 15%, ओके। 15% चांसेस होते हैं।
अब वो भी हमने 3 ट्रायल्स दिए, 3 ट्रायल से IUI में भी सक्सेस नहीं मिला। देन फाइनली आई वाज 27 years old, तो मैंने सोचा कि यार अभी बहुत ज्यादा हम लोग मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतने सारी दवाइयाँ, ये करना वो करना सब कर चुके थे। हाँ। देन फाइनल गायनिकोलॉजिस्ट सजेस्टेड कि एक बार आप IVF पे ट्राई दे दो। हमने कहा ठीक है, मैंने तो सोच ही लिया था कि अगर IVF में हो गया एक बार तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब भगवान के भरोसे, फिर मैं कोई ट्रायल्स नहीं देने वाली हूँ। हम्म, एंड फाइनली लाइक वी वेंट टू IVF, वेल नोन IVF सेंटर इन अहमदाबाद। वहां पे देन गायनिकोलॉजिस्ट जो थे, उनकी टीम थी, उन्होंने हमें अच्छे से काउंसलिंग किया, तो हम लोग भी सेटिस्फाइड थे कि चलो अब ये बोल रहे हैं और ये केस नॉर्मल है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का केस है, तो चलो लेट्स गिव अ ट्राई। एंड लकीली आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट टाइम कि वो जो लोगों में हवा बना हुआ है ना, IVF है, पता नहीं कितने इंजेक्शंस लगते हैं, पेन होता है, ये होता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत पॉजिटिव थी, मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। तो मैंने स्टार्ट किया वो ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली गया। रही बात इंजेक्शंस की, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस प्रोसीजर में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये हुआ कि IVF का पूरा प्रोसीजर हुआ, एंड फाइनल जो ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो का, उसके 15 डेज में आपको पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब रिजल्ट मिल जाता है। तो वो जो 15 डेज का पीरियड होता है ना, वो बहुत ही होता है कि क्या होगा, मतलब वो रिजल्ट जैसा होता है करेक्ट। एग्जाम रिजल्ट जैसा। तो वो आया, एंड वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना पॉजिटिव आ गया। तो इट वाज लाइक कि यार, जो इतने सालों से हम लोग अचीव नहीं कर पाए, फाइनली भगवान ने मतलब IVF के थ्रू वो चीज दे दिया है। अब प्रोसीजर की बात आती है कि लोगों में ना बहुत वो बना हुआ है कि IVF क्या होता है, कैसे होता है, ये वो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ IVF के प्रोसीजर में क्या होता है एक्चुअली। यस। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी मॉम्स मेरी ये सुन रही है इंटरव्यू, वो उनके लिए है कि जो लोग सफर कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको 1-2 साल लग रहे हैं और फेल हो रहा है, तो आप प्लीज IVF में जाइए। पहले तो अपने सारे चेकअप्स कराइए, क्योंकि IVF स्टार्ट करने से पहले भी डॉक्टर्स पहले फोकस करते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, सपोज PCOD है या XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले डॉक्टर आपको वो ट्रीट करेंगे, एंड देन उसके बाद वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो IVF प्रोसीजर में आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के सेकेंड डे से आपका ओव्यूलेशन स्टडी डॉक्टर किया जाता है। ओव्यूलेशन स्टडी में देखते हैं कि अभी एग एग बनने का टाइम कब आ रहा है, तो वो लोग स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को, जिससे कि ज्यादा एग बन पाए, एंड उसके बाद देन रिलीज करने के इंजेक्शंस देते हैं। एंड इंजेक्शंस जो होता है ना, जिन लोगों को इंजेक्शन से डरता, मुझे बहुत डर लगता था, आज तक मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, लेकिन जब से मैंने IVF के इंजेक्शन है ना, उसमें एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, चींटी काटती है ना वैसे, एंड वो भी हमारे टमी के मसल्स में दिए जाते हैं इंजेक्शन, तो पेन का तो आपको कुछ पता चलेगा ही नहीं। तो वो जिन लोगों को डर है ना इंजेक्शन का, वो बिल्कुल डर निकाल दे, आपको कुछ फील भी नहीं होगा। और लकीली मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो इंजेक्शंस मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा था, तो पापा से ही मैं मॉर्निंग जो 10 डेज के जो इंजेक्शंस होते थे, पापा दे दिया करते थे। तो एक वो भी चीज थी कि स्टिमुलेट करा आपके एक, फिर आपकी छोटी सी माइनर सर्जरी होती है, उसमें भी आपको पता नहीं चलेगा, आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है, 1 घंटे के लिए आप बेहोश हो गए, और उसके बाद आपके एग जो होते हैं वो लोग ले लेते हैं लैब प्रोसीजर के लिए, वो एग रिट्रीव करते हैं, एंड देन यू आर फ्री, लाइक यू आर डन बाय योर पार्ट। अब डॉक्टर का पार्ट आ जाता है कि डॉक्टर फिर उसको लैब में फर्टिलाइज करते हैं, एंड देन आपके जितने भी एग होते हैं उसको स्पर्म से फर्टिलाइज करने के बाद कितने हेल्दी एम्ब्रियोज बनते हैं ना, वो चीज डॉक्टर फिर फाइनल 15th डे पे, 15th या 16th डे ऑफ योर पीरियड, उस तरह से आपको डेज काउंट करने हैं, तो तब आपको ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियोज हेल्दी, वो एकदम बेस्ट सिलेक्टेड एम्ब्रियोज ट्रांसफर करके देते हैं। एंड फाइनली बस इस तरह से सिंपल सा प्रोसीजर है, उसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि आप वेट मत करो, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो फॉर XYZ रीजन, तो गो फॉर IVF, गो फॉर अ गुड, गो एट अ गुड फर्टिलिटी सेंटर, जिसका, क्योंकि ये जो सेंटर पे मैं गई थी ना, वो तो मेरी फ्रेंड ने रेफर किया था कि हाँ उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तो मैंने सोचा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो मेरा वहां से हुआ। इट्स नॉट नेसेसरी आप कहीं भी जाओ, लेकिन थोड़ा अच्छा उसकी रेटिंग्स देखो, आप उसका सब कुछ ऑनलाइन भी आप बैकग्राउंड सब कुछ चेक करके जाना। फाइनेंशियली थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इट्स अ, देखा जाए तो थोड़ा सा वो बड़ा प्रोसीजर है, मतलब, तो फाइनेंशियल भी उसका शायद 2.5-3 लाख जैसा बजट होता है, सिटी टू सिटी डिफर करता है।
राइट लेकिन हाँ, आपको अगर ये आप प्रोसीजर कर रहे हो तो थोड़ा सा मेंटली फाइनेंशियली सब कुछ प्रिपेयर होके जाने का। राइट। ये थी मेरी स्टोरी। बहुत यूजफुल चीजें आपने बोली। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था आईवीएफ के स्टेप्स के बारे में, और मैं पढ़ रही थी एक्चुअली। तो ऐसे बोला जाता है कि सिर्फ 43% इसका सक्सेस रेट है। मतलब आपके फर्स्ट साइकिल में आप प्रेग्नेंट हो जाओ, ये जस्ट 43% है। सो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ऑब्वियसली आप तो बहुत ब्लेस्ड हो कि आप फर्स्ट साइकिल में कंसीव हो गए, लेकिन अगर आईयूआई का आपने बोला था कि आपके 3 साइकिल्स हुए, राइट, उसके बाद आप आईवीएफ पे गए। हम्म। सो हम्म। आपको क्या लगता है कि कितना टाइम आईयूआई करे फिर आईवीएफ पे जाए, या कैसे लगता है? हाँ, अब आईयूआई करने मैं बोलती हूँ मैक्सिमम आप उसके 2 अटेम्प्ट दो, मैक्सिमम दो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस चांसेस नहीं होते हैं। सेकेंड चीज, आईवीएफ में जाने में आप बोल रहे हो ना, जो 43% जो भी चांसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी एज पे, क्योंकि मैंने कम एज पे कराया। 27 वॉज वेरी यंग एज, मतलब राइट। शायद अभी तो शादियां भी नहीं करती लड़की 27 पे। यस। तो 27 में मैंने कराया। आप वेट मत करो कि मैं 30 के बाद आईवीएफ कराऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज जाती जाएगी वैसे वैसे आपके एक काउंट कम होते जाएंगे, एंड उस वो इफेक्ट करेगा आपके फिर कंसीव होने के चांसेस में। तो बेटर है कि आपको अगर लग रहा है कि हाँ अभी है, इट्स द राइट टाइम, अभी लग रहा है 1 साल 2 साल गया है, अभी करा ही लेना चाहिए एंड यू आर यंग, तो या द रिजल्ट वेरीज, यस। इट मैटर्स। या वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि अंडर 35 ही इसके चांसेस ज्यादा हाई है। जैसे आप 35 हाँ। क्रॉस करते हो, आपके चांसेस मतलब आपको 5 to 6 साइकिल्स भी लग सकते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए आईवीएफ के। हाँ। तो हाँ। वैशाली जी, सुपर इम्पोर्टेंट चीजें आपने बताई है। तो मैंने एक्चुअली पढ़ा था कि अप टू 90 इंजेक्शन लगते हैं आईवीएफ के साइकिल में, एक साइकिल में। सो और 90 जैसे तो नहीं थे। 10 दिन के आप सुबह शाम के काउंट कर लो ना, तो तो 20 20। 30। लेकिन इंजेक्शन छोटू से होते हैं, पतली सी सुई होती है उसकी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली मच्छर काटे तो भी पता चलता है, बट आईवीएफ के इंजेक्शन नहीं पता चलते। तो जिन लोगों को डर है ना, प्लीज आप लोग मेरी बात सुनो, और वो चीज ना अपने दिमाग से डर निकाल दो कि इंजेक्शन है वो पेनलेस होते हैं बिल्कुल। ओके, वाओ। वाओ, ये तो बहुत सारे लोगों को हिम्मत देने वाली चीज आपने बताई है। हाँ। तो वैशाली जी, एक और फैक्टर है आईवीएफ को लेके जिससे लोग डरते हैं, और वो है उसके साइड इफेक्ट्स। मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि हार्मोनल इंजेक्शन हाँ। आपको दिए जाते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुआ था हार्मोनल चेंजेस या ऐसे कुछ? नहीं, नथिंग। मैं आपको फिर से मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज तो अभी 3 4 साल हुए हैं, मेरी डॉटर अभी 4 साल की हो जाएगी। मुझे ऐसा कोई हार्मोनल इश्यूज अभी तक तो कोई नजर नहीं आते। हाँ, शायद फ्यूचर में हो सकते हैं, नॉट श्योर। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उन हॉर्मोन्स को, वो डिपेंड करता है। बट मैं एकदम वो बोलते हैं मोटापा बढ़ जाना, बॉडी में फैट जम जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कोई बैक पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेरी 2 डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है। स्टिल आई एम वेरी हेल्दी। तो मैं सभी मदर्स को ये बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज मेंटली स्ट्रांग रहिए। आप जितना, आपको अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग तो रहना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है कि आप जब भी चीजों को अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, तो आपकी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। आप सोचोगे कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स होगी, तो वो नहीं होने वाली होगी ना, तो भी वो प्रॉब्लम्स तो होनी है, हम्म। क्योंकि इट्स अ मेंटल गेम। तो राइट। प्लीज बी हेल्दी। हाँ, आप दिमाग से थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, तो कुछ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे तो आज तक कोई फील नहीं हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके अलावा एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बोलते हैं कि आईवीएफ होने के बाद आपको जो भी रिजल्ट नहीं है तब तक, या फिर 3 महीने 4 महीने बेड रेस्ट करना हाँ। चाहिए, कहीं आना नहीं चाहिए, कुछ जाना नहीं चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। मैं जब मेरा आईवीएफ हुआ था, मैं रहती थी वडोदरा, मैंने अहमदाबाद से कराया। हम्म। तो जितने मेरे 5 सिटिंग्स होती है, मैं 5 सिटिंग्स में अप डाउन किया है कि मॉर्निंग में गई हूँ, मैं इवनिंग में वापस आई हूँ। जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी जो एग रिट्रीवल की, उस दिन भी मैं ट्रैवल करके कार से वापस आई थी। एंड जिस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था उसके 2 घंटे बाद भी मैं 100 किलोमीटर्स है वडोदरा से अहमदाबाद, तो हम्म। वहां से ट्रैवल करके मैं घर आई। डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा था कि आप ना चाहे तो 3 दिन घर में रेस्ट ले सकती हैं, ऑफिस ना जाए तो चलेगा, एल्स बाकी आप अपना रूटीन, मेरे डॉक्टर ने ऐसा, बाकी आप अपना रूटीन कामकाज बिल्कुल जैसे करते हो वैसे करना।
ऐसे अगर आप सिर्फ घर में बेड रेस्ट करने लगोगी और आप ये सोचोगी ना कि मेरा रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, तो आपके दिमाग में 100 चीजें चलेगी, और वो 100 चीजें ना आपके इस पॉजिटिव मतलब ये जो रिजल्ट पे इफेक्ट करेगी। करेक्ट। तो मैं सेम डे तो ट्रैवल करके आई, देन नेक्स्ट डे से मैं अपनी टू व्हीलर लेकर अपने ऑफिस जाती थी, जो कि 12 किलोमीटर था। आना जाना मैं सब करती थी, मैं घर का काम करती थी, थोड़े बहुत प्रिकॉशंस रख लेती थी कि हाँ चलो बोला है नीचे बैठ आटा ऐसे ताकत लगा के नहीं गूंथना है या इस तरह से जो भी है। लेकिन हाँ मैं फुल ऑन एक्टिव थी, मैं पूरे टाइम मैंने राइड मतलब स्कूटी चलाई है, मैं घर आई हूँ, मैंने घर का काम किया है, तो मुझे वो चीजें अफेक्ट नहीं करी है। हाँ शायद सबकी बॉडी अलग होती है, लेकिन स्टिल एक चीज मैं मानती हूँ कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना आपका रिजल्ट उतना पॉजिटिव आएगा। प्लीज उसको आईवीएफ को एक बीमारी ना समझे, मैंने कोई बेड रेस्ट नहीं लिया था, मेरी बेबी बिल्कुल हेल्दी थी, मेरे डॉक्टर का डिसीजन था एंड में सी सेक्शन करके डिलीवरी करने का। एस मैं चाहती तो वो मेरी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती थी, सो हम्म। इट्स नॉट नेसेसरी कि आईवीएफ हुआ है तो सी सेक्शन ही होगा हम्म। या सी सेक्शन ही कराना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। एस आपके डॉक्टर दे नो द बेस्ट कि आपके लिए क्या बेस्ट है। राइट। इज आईवीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन आई कैन से, क्योंकि मुझे उससे कंसीव हुआ है। एंड शायद ये चीज मैंने अभी किसी को बोली नहीं है कि हम्म। मेरी जो सेकंड डॉटर है, मेरे फर्स्ट आईवीएफ के टाइम पे मेरे 4 एम्ब्रियोज क्रिएट हुए थे, उसमें से 2 मेरे ट्रांसफर हुए थे। तो 2 एम्ब्रियोज में ऑटोमेटिक वो एक डिसॉल्व हो गया एंड एक फर्टिलाइज हो गया, जिससे मेरी डॉटर हुई। बचे थे 2 एम्ब्रियोज, अब उसको हमने फ्रीज कराया था। तो आफ्टर 3 इयर्स जब हम लोग का सेकेंड बेबी का प्लान था, तो हमने सोचा कि हमने फ्रीज कराया ही है तो चलो उसी को ट्रांसफर कराते। तो सेकेंड बेबी के टाइम में हमने लास्ट ईयर एक एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया था, जिससे कि उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकेंड डॉटर शी वाज बोर्न। वाओ। तो हाँ तो वेरी दिस इज वेरी माई स्टोरी, वेरी नॉर्मल। वेरी होपफुल एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी है वैशाली। सो आई मीन मुझे पता नहीं था कि आईवीएफ में सिर्फ 10 दिन का होता है इंजेक्शन लेने का ये प्रोसीजर, लेकिन आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में और बहुत इजी तरह से सबको समझा दिया है कि ये कैसे होता है। सो एक टाइम में कितने एग्स लेते हैं वो, लाइक जब वो रिट्रीव करते हैं? जब रिट्रीव करते हैं तो वो आपके बॉडी के ऊपर रहता है कि वो कितने एग जनरेट होते हैं। जैसे मेरे टाइम पे 24 बने थे, किसी के 30 भी बनते हैं, 30 में से सभी हेल्दी नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जो डॉक्टर रिट्रीव करके फिर उसमें स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं। एल्स वो आपकी बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है, किसी के शायद 10 निकलते हैं, किसी के 15, तो दैट डिपेंड्स। गॉट इट। अच्छा, तो जितना आपकी बॉडी बनाएगी एग्स उतने वो लोग रिट्रीव करेंगे? हाँ वो रिट्रीव वो पूरी कर लेते हैं सेफर साइड। अच्छा, समझ गया। सो इसके बाद मतलब एक से लास्ट पार्ट पे हम लोग बात कर सकते हैं, वो है इसके फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। मतलब आईयूआई, अभी सपोज आप वडोदरा जैसी सिटी काउंट करो या गुजरात काउंट करो, तो कितना अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आता है आईयूआई का और आईवीएफ का? आईयूआई का कम होता है, क्योंकि उसमें एज सच प्रोसीजर नहीं होता है। इट्स जस्ट बाहर से आपको सीमेन आपके अंदर इंसर्ट करेंगे, हम्म। बाहर से जो फिजिकल रिलेशन से होना चाहिए वो बाहर से वो क्लीन सीमेन को कुछ क्लीन करते हैं एंड देन हम्म। बेस्ट सीमेन होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो उसका प्रोसीजर उसका कुछ 15,000 से 20,000, 10 से वो डिपेंड करता है सिटी सिटी सेंटर सेंटर, कि वो चीज 5,000 में भी कोई कर देता है, कोई 15 में भी करता है, कोई 20 में भी करता है। ओके। एंड अब रही बात ये आईवीएफ की, तो या आई एक साइकिल का बोल रहे हो, राइट? एक एक साइकिल का बोल रही हूँ। हम्म। हाँ एक होल साइकिल। ओके। रही बात आईवीएफ की, आईवीएफ में भी डिपेंड करता है कि कोई वही चीज 90,000 में कर देता है, कोई उसको 1.5 लाख में करता है, कोई उसको 2.5 लाख में करता है। उसमें डिफरेंस कहाँ आता है, जो आपके हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं ना, कुछ इंडिया मेड होते हैं, कुछ इंडियंस होते हैं, और कुछ फॉरेन वाली कंपनी के बने हुए होते हैं, फार्मा कंपनी के। तो जो फॉरेन कंपनी के होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, और आप डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि अगर आप पैसा डाल ही रहे हो तो फिर थोड़ा सा और डाल लो, ताकि हमको थोड़ा ज्यादा श्योरिटी मिल जाए। तो बस वो उन उस कॉस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, 90,000, 1 लाख, 1,20,000, इट डिपेंड्स। ओके। सो और क्या आपको आइडिया है कि इंश्योरेंस ये कवर करता है कि नहीं, मतलब हमारी मॉम्स के लिए जिनके पास जिनको इंश्योरेंस, होगा? आई गेस नो, इंश्योरेंस ये कवर नहीं करता है, क्योंकि ये ना हम लोग प्लान कर रहे हैं, मेटर्निटी एक बार कवर कर लेता है, डिलीवरीज कवर कर लेता है, लेकिन आईवीएफ नहीं कवर करता है, ओके। नहीं करता है, तो वो वो मैं श्योर हूँ हाँ।
वो आपको प्रिपेयर ही करना है, राइट? फाइनेंशियली आपको वो प्रिपेयर हाँ करके ही वो, आप IVF के लिए जा सकते हो फिर। लेकिन मयूरा शायद ऐसा हो कि अभी शायद कुछ अपकमिंग ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी हो जिन्होंने ये क्लॉज ऐड किया हो, तो वो देखना पड़ेगा। आई एम नॉट 100% श्योर। एक बार हम्म। शायद अभी नए में आए, क्योंकि मेरे पास जो है, और मैंने 2-3 इंश्योरेंस कंपनी से पूछा था, तो नो दे डोंट कवर। करेक्ट। सो मेरा भी जो मेटर्निटी इंश्योरेंस है, राइट, उसमें भी IVF कवर हाँ नहीं है। सो इसीलिए मैंने हाँ। पूछा आपसे भी कि क्या आपको पता है कि क्या ये कवर्ड है कि आउट ऑफ पॉकेट देना नहीं, पड़ता है? ओके। आउट ऑफ पॉकेट जैसा ही है। आउट ऑफ पॉकेट, हाँ। सो अमेजिंग वैशाली। सो एक लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए कि आप कोई एडवाइस देना चाहोगे मॉम्स को जो IVF चूज करेंगे आपका इंटरव्यू देख के? मतलब आपने डेफिनेटली बोला कि माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, आपका माइंड भी रिकमेंड करेगा, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन और कोई प्रैक्टिकल एडवाइस है डाइट को लेके या एनीथिंग जो आपने किया जिससे आपको हाँ लगता है आपका फर्स्ट साइकिल सक्सेसफुल हुआ है? एज तो हाँ। है ये तो बता। एज तो है, सेकंड पॉजिटिव माइंड तो है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, इट्स अ फैक्ट। एंड दूसरा डाइट, डाइट में आप जितना प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हो, कैल्शियम रिच, देन फॉलिक की जो टैबलेट्स है वो आप प्री साइकिल से 3-4 महीने पहले से ही लेना। अगर आप जनरल भी ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए, तो आप ट्राई करो कि फॉलिक को आप रेगुलर अपने डाइट में, फॉलिक टैबलेट्स को आप रेगुलर अपने डाइट्स में इंक्लूड करो, क्योंकि हाँ उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इवन गायनिकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि आप अगर प्रेगनेंसी या अचीव करने की ट्राई कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट फॉलिक तो ले ही, मल्टीविटामिन ले, प्लस योगा करे, मेडिटेशन करे। वो बहुत, उससे आपका माइंड काम होता है, और आपका वो जो इतना सोसाइटी प्रेशर होता है ना, बेबी बेबी बेबी, उससे थोड़ा सा मतलब आपको शांत करेगा, आपके बॉडी को शांत करेगा, माइंड को शांत करेगा। उससे थोड़ा हाँ बस यही चीज है कि योगा एंड मेडिटेशन इट हेल्प्स अ लॉट, वो मैंने भी किया है। ब्रिस्क वॉकिंग करो, और प्लीज अपने आप को बीमार ना समझो, आप बीमार नहीं हो, आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी। आप एक लाइफ देने की लाइक प्रिपरेशन कर रहे हो, सो डोंट थिंक योरसेल्फ कि यार आप बीमार हो, आपको आराम करना है, बेड रेस्ट है, ये नहीं, कुछ नहीं। आप लोग बिल्कुल अपना जो रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो करो। आप अपने आप को जितना ज्यादा, आपको जो पसंद है आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखो, चाहे वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो, कोई आर्ट एक्टिविटी, ऑफिस का काम, कुछ भी। स्ट्रेस फ्री रहो और खुश रहो। यस, वेरी वेरी अमेजिंग वैशाली। आई मीन मैं आपको कह भी नहीं सकती, आपको सुन के मुझे इंस्पिरेशन हो रहा है। लाइक मेरी ऑलरेडी एक बेबी है, लेकिन आई लाइक जब भी हम बात करते हैं, लाइक मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो इनफर्टिलिटी से डील कर रहे हैं करंटली, एंड IVF के बारे में जब भी मैं उनसे बात करती थी तो मुझे वो निगेटिव चीजें ही मिलती थी सुनने उनसे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, IUI तक करेंगे फिर ठीक है छोड़ देंगे। लेकिन आपका इंटरव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ सबके साथ, एंड वी होप कि ये सुन के मदर्स को वो पुश मिले कि वो राइट डिसीजंस ले पाए, लाइक दूसरों के। मैं वही चाहती हूँ, मतलब आई वांटेड अ प्लेटफॉर्म की, वो काफी सारी मदर्स हैं जो ये चीजें फेस कर रही है, जो किसी को बोल भी नहीं सकती है, घर में वो डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि आईवीएफ है ना, एक टैबू हो गया है। पहले के टाइम से लोग ऐसे सोचते रहे, टेस्ट ट्यूब पे भी, टेस्ट ट्यूब पे भी, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं कि प्रोसीजर क्या है। तो घर में वो चीजें डिस्कस नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ। तो हाँ, जो भी सुन रही हैं, टू बी मदर्स, तो प्लीज ये सुनिए। और हाँ, एक और चीज कि आईवीएफ होने के बाद मैंने ट्रैवल भी किया है, मैं वो बताना भूल गई हूँ। मैंने ट्रैवलिंग करा है, मैं 5th 6th मंथ में भी घूमने गई हूँ, मैं 4th मंथ में भी घूमने गई हूँ। मेरा मायका होता है उज्जैन, तो मेरे ब्रदर की मैरिज थी तब मैं वहां गई थी। देन उसके अलावा मुझे सोमनाथ जाना था, दैट्स 400 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा। तो बाय कार मैं वहां भी ट्रैवल करी हूँ। अभी सेकंड बेबी के टाइम पे भी 5th 7th मंथ था, तब मैं जयपुर घूमने गई थी। मतलब मुझे घूमने का शौक है। तो मतलब भगवान की कृपा से मैं खुद भी पॉजिटिव थी और मैं अपना ध्यान भी रखती थी। बट हाँ, घूम भी सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आपको बेड रिडन या सिर्फ घर में ही कहीं निकलना नहीं, कुछ नहीं, आप लोग जाओ बिंदास और अपनी लाइफ जियो। करेक्ट, नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही ट्रीट करो, एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो आप बिल्कुल। नॉर्मल हाँ प्रेगनेंसी जैसे ही रहो। हाँ अच्छा। हाँ। ऑसम वैशाली जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आके हमसे बात किया। आपका बेबी छोटी है अभी भी, सो वी अंडरस्टैंड कि कितना हार्ड होता है, बट ये बहुत मदद करेगा। आपकी स्टोरी हम सारे मदर्स के साथ शेयर करेंगे, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप आए आज हमारे पास बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।
मोस्ट वेलकम मयूरा, इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस टॉकिंग विथ यू, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का प्लेटफॉर्म मिला। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके, टेक केयर वैशाली। बाय। ओके मयूरा, बाय बाय।